हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगर हम फर्स्ट लाइन को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है गोइंग मार्केट टू इज वीना द, और इसके बाद में अगर हम सेकेंड लाइन को पढ़ें तो इसमें दिया हुआ है वीना इज गोइंग टू द मार्केट। अब इसमें एग्जाम्पल ए और बी दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ए ये शब्दों का समूह है पर कोई अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। मतलब ऊपर वाली लाइन में सिर्फ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन उन शब्दों का अगर हम अर्थ निकालें तो कोई अर्थ निकल करके नहीं आ रहा है। जबकि एग्जाम्पल बी एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वही शब्द एक निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं और उसका एक अर्थ प्रकट हो रहा है। तो दोनों में ये फर्क है। आगे इसी तरीके से आप कुछ और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है नीचे, स्वीट द कर्ड इज। फिर से वही वाली कंडीशन है कि यहाँ पर शब्दों को सही क्रम में नहीं रखा गया है और इसी वजह से उसका एक निश्चित अर्थ निकल करके नहीं आ रहा है। जबकि सेकेंड लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है और इस वजह से इसका एक निश्चित अर्थ भी हमारे सामने निकल करके आ रहा है, जो कि है द कर्ड इज स्वीट। तो ऊपर लिखे हुए एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ए और बी दोनों में सभी वर्ड सही हैं, परंतु एग्जाम्पल ए में शब्दों के सही क्रम न होने के कारण इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, जबकि उन्हीं शब्दों को क्रम में रखने के कारण एग्जाम्पल बी पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। अतः यह एक सेंटेंस यानी कि वाक्य है। तो यहाँ पर सेंटेंस की यानी कि वाक्य की डेफिनेशन बताई गई कि एक सेंटेंस की, एक वाक्य की डेफिनेशन क्या है कि वहां पर शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, जिसकी वजह से एक स्पष्ट अर्थ वहां पर प्रकट हो रहा हो। अगर वहां पर शब्द तो लिखे हुए हैं लेकिन उसका कोई अर्थ निकल करके नहीं आ रहा है तो उसे हम सेंटेंस यानी कि वाक्य नहीं कहेंगे। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आप यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं, जैसे कि चिराग इज 13 years old, माई बाबा जी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, शी इज अ फ्रूट सेलर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उन वर्ड्स को लिखने का तरीका बहुत ही व्यवस्थित है और जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्पष्ट अर्थ निकल करके हमारे सामने आ रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स को हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस के बारे में दो बातें बताई गई। फर्स्ट है, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल हैं। सेकेंड लाइन में बताया गया कि सेंटेंस के एंड में उसकी प्रकृति के अनुसार पंक्चुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्ह, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो अभी ऊपर के सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस के लास्ट में एक विराम चिन्ह लगा हुआ है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में सभी में आपको फुल स्टॉप दिखाई पड़ रहा है, जबकि नीचे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, माई फादर इज ए फार्मर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप से इस सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वेयर इज योर ब्लू बैग। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, वेयर इज योर ब्लू बैग। और तीसरा सेंटेंस है जिसमें थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट किया गया है, तो यहाँ पर यूज हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस। अब इसी तरीके से नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। राज इज हैप्पी, ही हैज रिटन अ लेटर। इसी तरीके से आगे, नितिन एंड मीठी गो टू द फेयर विद देयर पेरेंट्स, बर्ड्स आर चर्पिंग, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सेंटेंसेस हमने यहाँ पर लिखे हुए देखे, इन सेंटेंसेस का एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या है कि इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में होती है वर्ब और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। नीचे एक नोट आप देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदी वाक्य संरचना से जो अंग्रेजी के वाक्य हैं वो भिन्न होते हैं, क्योंकि हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट पहले रहता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में होती है, जबकि अंग्रेजी के वाक्यों में वर्ब बीच में मिलेगी और ऑब्जेक्ट लास्ट में मिलेगा। अब आप आगे देख सकते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोनू सेल्स न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर मोनू सब्जेक्ट है जिसके बारे में इस सेंटेंस में बताया गया। सेल्स ये वर्ब है, जो काम यहाँ पर हो रहा है उस क्रिया को लिखा गया, और न्यूज़पेपर ये ऑब्जेक्ट है जिस चीज पर काम किया जा रहा है उसको यहाँ पर दिखाया गया। अब इसके बाद में सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है, ही गेव मी
अ पेन। तो यहाँ पर ही उसी तरीके से सबसे शुरू में आ गया सब्जेक्ट, गेव ये वर्ब आ गई, लेकिन इस बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मी और सेकंड ऑब्जेक्ट है अ पेन। तो आप नीचे देख सकते हैं किसी वाक्य में एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल 1 में एक ऑब्जेक्ट है जबकि एग्जाम्पल 2 में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उनको लिखना हमें लास्ट में ही है। क्रम यही रहेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक या उससे ज्यादा वो ऑब्जेक्ट्स आएंगे। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है सेंटेंसेस के प्रकार, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर सेंटेंस के 4 प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला, जो कि है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं? तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो सामान्य जानकारी देते हैं, एक साधारण सी बात इसमें बताई गई होती है। इन्हें स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस किसी के बारे में कुछ कहते या बताते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस नॉर्मल सा सेंटेंस होता है जिसमें एक साधारण सी बात कही गई होती है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सतीश गोज टू स्कूल डेली। एक साधारण सी बात यहाँ पर बताई गई कि सतीश रोज स्कूल जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है दे वर लेट। नेक्स्ट है मंजीत गॉट द सेकेंड प्राइज इन द रेस। फोर्थ है वी शुड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। और लास्ट है ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं सभी में एक साधारण सी बात कही गई है, बताई गई है। तो इस वजह से इनको हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट्स कहेंगे। इसके बाद में सेंटेंस का नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बारे में आप देख सकते हैं कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। ये इसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा गया होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब इन वाक्यों का फॉर्मेशन निम्न प्रकार से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं तो आप इन्हें नीचे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप बताया गया ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिनको हम बोलते हैं खुले छोर वाले प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हमें सिर्फ हाँ या ना में ना दे करके थोड़ा डिटेल में देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जिनका यस नो में उत्तर नहीं देते हैं। और एक पहचान इसकी और बताई गई कि इनको हम WH टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है तो उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं उसमें WH का प्रयोग होता है, जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, व्हेन, whom, हाउ एटसेट्रा। इनका प्रयोग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी में देख सकते हैं कि सभी में आपको WH लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए इनको WH टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं नीचे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और इसका जवाब हाँ या ना में ना निकल करके थोड़ा डिटेल में आएगा। जो भी व्यक्ति इसका आंसर देगा वो इसके बारे में कुछ खुल करके बोलेगा। और सभी में आप देख सकते हैं WH का प्रयोग हुआ है और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जिनमें यस नो में आंसर नहीं निकलेगा। सेकंड है व्हाट इज योर फेवरेट गेम। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और इसके बाद में है हाउ मेनी टॉपिक्स डू यू हैव टू स्टडी। तो इनके जो जवाब देने होंगे वो यस नो में निकल करके नहीं आएंगे और जो व्यक्ति इनका जवाब देगा वो इनके बारे में कुछ खुल करके बोलेगा। इसी वजह से इनको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट टाइप है जो कि है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि इनका जो जवाब होता है वो सिर्फ हाँ या ना में होता है। जो भी व्यक्ति इन क्वेश्चंस का आंसर देगा वो सिर्फ यस और नो में देगा। तो क्योंकि यहाँ पर जवाब देने वाला व्यक्ति सिर्फ यस या नो कह करके चुप हो जाता है, इसी वजह से इसे बोला जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो इनकी पहचान आप देख सकते हैं कि इसका जवाब यस नो में होता है। इसके अलावा इसमें प्रश्न बिना WH टाइप क्वेश्चन वर्ड के पूछे जाते हैं। तो इनमें WH का प्रयोग नहीं होता है। किस टाइप के सेंटेंस होते हैं नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आर यू फाइन। तो अब व्यक्ति या तो हाँ कहेगा या ना कहेगा, यस और नो। नेक्स्ट है कैन यू रीड अ बुक इन इंग्लिश। तो व्यक्ति फिर से जवाब देगा यस और नो। नेक्स्ट है कैन ही राइड ए हॉर्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस का सेकेंड टाइप था, जिसमें जो सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन के रूप में होते हैं। अब सेंटेंस का थर्ड टाइप है इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जो कमांड यानी कि आदेश देते हैं या इनमें
ऑर्डर यानी कि आज्ञा दी जाती है, या फिर इन वाक्यों में इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश दिए जा रहे होते हैं, या फिर एडवाइस यानी कि सलाह दी जाती है, या फिर रिक्वेस्ट यानी कि विनती की जाती है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आगे आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। तो यहाँ पर कमांड दी गई कि बगीचे से फूल मत तोड़ो। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। नेक्स्ट है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि हमेशा पगडंडी पर, फुटपाथ पर चलिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको चोट लग सकती है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिए गए। नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। यहाँ पर एडवाइस दी गई कि आप अपने हाथ प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से धुलिए। और इसके बाद में नेक्स्ट है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई कि कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी कि तीव्र भावना या उत्तेजना को प्रकट करते हैं, और इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर दुख, खुशी या डर आदि को प्रकट करने के लिए वाक्यों में अलास, ओह, आह, ब्रेवो, हुर्रा, हा आदि शब्दों का प्रयोग करने पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं। तो जब हम अपने इन सेंटेंसेस में अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए इन शब्दों को प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वाओ सच अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया गया कि बगीचा कितना सुंदर है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ब्रावो वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पर एक उत्साह प्रकट किया गया मैच के जीतने पर। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट अ मिसफॉर्च्यून। तो यहाँ पर अफसोस प्रकट किया जा रहा है, कैसा दुर्भाग्य है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट, अपनी फीलिंग को प्रकट किया गया। और इसी तरीके से नेक्स्ट है ओ माई बाइक हैज फॉलन डाउन। यहाँ पर भी अफसोस प्रकट किया गया कि बाइक गिर गई है नीचे। तो इस तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस यूज करते हैं तो वो कहे जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके बाद में आगे देख सकते हैं कुछ सेंटेंस हैं जो कि आपको एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप से रीअरेंज करने के लिए दिए गए हैं। इनको रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस का रूप देना है। अभी ये ठीक तरीके से लिखे हुए नहीं है तो आप इनको ठीक तरीके से लिख सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरा जिसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि वाक्य के जिस पार्ट में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के विषय में बात हो रही हो उस पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में क्या बात हो रही है उस हिस्से को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो वाक्य के जिस पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा या बताया जाता है उस पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जनरली सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में ही आता है, मतलब जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पहले ही आए, लेकिन ज्यादातर आपको सब्जेक्ट शुरुआत में ही मिलेगा। तो आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिया हुआ है बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर बॉयज, लड़कों की बात की गई तो बॉयज हो जाएगा सब्जेक्ट, और बॉयज के बारे में क्या बताया गया कि वो बाजार जा रहे हैं, तो जो इनके बारे में बताया गया वो प्रेडिकेट में आएगा। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट है माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी। तो यहाँ पर बात की गई माई मदर यानी मेरी माँ, तो जो माँ है वो सब्जेक्ट हो जाएगी और माँ के बारे में क्या बताया गया वो प्रेडिकेट में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि सब्जेक्ट शुरुआत में लिखा हुआ था, लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट लास्ट में भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी आता है, जैसे कि ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हियर कम्स द डॉक्टर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात बाद में की गई, सब्जेक्ट बाद में रखा गया और प्रेडिकेट पहले आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है अप वेंट द लिटिल काइट। तो जिसके बारे में बात की जा रही है सब्जेक्ट बाद में आया है और उसके बारे में क्या बात की गई वो प्रेडिकेट के रूप में पहले आ गया है। इसके बाद में आगे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट है इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यानी कि जो यू है वो हिडन होता है। तो कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमको सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सिट डाउन, बैठ जाओ। तो अब ये बात किससे कही जा रही है, सामने वाले से, और सामने वाले को हम यू से संबोधित करते हैं कि तुम बैठ जाओ।
या आप बैठ जाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो यू है वो छिपा रहता है, तो यू सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है और हमें सिर्फ यहाँ पर प्रेडिकेट दिखाई पड़ रहा है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो एक तरीके से यहाँ पर यू छिपा हुआ है और पूरा सेंटेंस बनेगा यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसके बाद में आगे फिर से कुछ एक्सरसाइज के तौर पर सेंटेंस दिए हुए हैं और आप इनमें अंडरलाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। जो सब्जेक्ट हैं उनको अलग से अंडरलाइन करिए और बाकी का जो हिस्सा प्रेडिकेट में आता है उसको आप अलग से अंडरलाइन करिए। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं और इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी पर लिख करके उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सीख लिया है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बताया गया है फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट है द किंग वॉज काइंड और सेकेंड है द किंग वॉज अ मैन विथ अ काइंड नेचर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त दोनों सेंटेंसेस हमें समान अर्थ बताते हैं, परंतु इनके स्ट्रक्चर में अंतर है। सेंटेंस ए यानी कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें किंग को एक वर्ड यानी कि जो कि लिखा हुआ है काइंड से डिस्क्राइब किया गया है, परंतु सेंटेंस बी में किंग को एक ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ काइंड नेचर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर किंग की खासियत बताई गई है दोनों सेंटेंसेस में, लेकिन फर्स्ट वाले में उसको बताने के लिए सिर्फ एक शब्द यूज कर दिया है काइंड, कि जो राजा है वो दयालु था। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में वही बात कही गई है लेकिन थोड़ा विस्तार पूर्वक, और इसके लिए शब्दों के एक समूह का प्रयोग किया गया विद अ काइंड नेचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस को स्पेशल मीनिंग देता है, इसी को हम फ्रेज कहते हैं। इसमें न तो सब्जेक्ट होता है और न ही वर्ब। सो वी कैन से, तो यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई फ्रेज की, कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो यहाँ पर शब्दों का एक समूह है जो कि एक सेंस देता है हमें, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेज। इसके बाद में नेक्स्ट है बताया गया है क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होते हैं, तो यहाँ पर फिर से एक सेंटेंस लिखा हुआ है द किंग वॉज अ मैन हु हैड ए काइंड नेचर। तो यहाँ पर फिर से लगभग वही बात की गई है, लेकिन ऊपर दिए गए सेंटेंस में हु हैड अ काइंड नेचर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस की तरह हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एवं वर्ब दोनों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, दोनों है, लेकिन यह कंप्लीट सेंस देने में असमर्थ है, इसलिए इसका प्रयोग एक सेंटेंस के पार्ट के रूप में किया गया है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक कंप्लीट सेंटेंस ना होकर के इसी सेंटेंस का एक पार्ट बना दिया गया है। सो वी कैन से, तो यहाँ पर क्लॉज की डेफिनेशन बताई गई कि क्लॉज क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लॉज। तो यहाँ पर जो क्लॉज होते हैं उसमें भी शब्दों का एक समूह होता है, लेकिन ये सेंटेंस का एक हिस्सा है और इस हिस्से में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों लिखे हुए मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो सेंटेंसेस अभी ऊपर दिए गए थे उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।